Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video, we shall be discussing current affairs of 12th August 2020. Topics of today will be Loya Zirga, then second topic will be Krishi Megh, a cloud-based data recovery center, Hindu women inheritance rights, and last topic will be Clause 6 of Assam Accord. So let us start with today's first topic, that is Loya Zirga. It is a special type of zirga or legal assembly. सो जिरगा का मतलब होता है असेंबली, और अगर लोया जिरगा की बात की जाए तो ये एक स्पेशल असेंबली होती है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द ट्रेडिशनल कोड ऑफ लॉज ऑफ पाश्तून पीपल। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेशल ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हेड ऑफ द स्टेट एक्सपायर कर जाए या गुजर जाए तो उसको चूज़ करने के लिए चूजिंग हेड ऑफ स्टेट, देन डिसाइडिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन या डिसाइडिंग अपॉन एनी वॉर लाइक सिचुएशन। ऐसे स्पेशल रीजंस के लिए लोया जिरगा को बुलाया जाता है और ये असेंबलीज लगभग 18th सेंचुरी से ऑर्गेनाइज की जा रही हैं सिंस द टाइम ऑफ होताकी एंड दुरानी डायनेस्टीज। इस टाइम ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इट हैज़ अप्रूव्ड रिलीज ऑफ अराउंड 400 हार्डकोर तालिबानी प्रिजनर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोया जिरगा। Our next topic is Krishi Megh, and it is a cloud-based data recovery center. This has been launched by Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. और इसको सेटअप किया गया है एट नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट एट हैदराबाद, एंड इट इज सेटअप अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, एंड इट इज़ फंडेड बाय बोथ सेंटर प्लस वर्ल्ड बैंक। सो ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें सेंटर और वर्ल्ड बैंक दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कृषि मेघ? इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे मिटिगेटिंग द रिस्क, एनहांसिंग द क्वालिटी, अवेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस, देन रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कृषि मेघ। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद वुमेन एम्पावरमेंट। हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है कि जो हिंदू वुमेन है उसके पास भी सेम लीगल राइट्स होंगे रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे मेल के पास होते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट हिंदू वुमेन हैव दिस राइट ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ itself, और it is not necessary that father should be alive when this law was enacted in 2005। यानी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जब एनेक्ट हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे फादर जिंदा होंगे तभी उनको ये राइट मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इवन देयर फादर हैव डाइड बिफोर 2005। दिस हैज़ बीन क्लैरिफाइड थ्रू दिस verdict. Now the original act, that is Hindu Succession Act of 1956, ये बेस्ड है मित्राक्षा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पे और ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है मेल एज द लीगल एयर्स। नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑन एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द पर्सन्स बिलोंगिंग टू रिलीजन ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियन, देन जू एंड पारसी। इन चारों रिलीजन्स को अगर बंदा बिलोंग करता है तो ये लॉ उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी अगर किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है जैसे बुद्धिज़्म हो गया, देन सिखिज़्म हो गया, देन इट में भी आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इन सब चीज़ों को जैन हो गए, अगर इनको बिलोंग करता है तो ये वो इस लॉ के अंडर आएंगे। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या कंसिडर किया जाएगा? इट विल बी मेल डिसेंडेंट of the common ancestor along with their mothers, wives, unmarried daughters। इन सब को माना जाएगा एज जॉइंट हिंदू फैमिली और द लीगल हेयर होल्ड्स द फैमिली प्रॉपर्टी जॉइंटली। टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल अंडर द प्रॉपर्टी राइट्स, 174th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि अमेंडमेंट लाया जाना चाहिए हिंदू लॉ के अंदर। देन कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश हो गई, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया या तमिलनाडु हो गया, उन्होंने अपने अपने स्टेट लॉज में इस चेंजेस लेके आए हैं वो। सेकेंडली केरला ने अबॉलिश ही कर दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम वे बैक इन 1975। अब 2005 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया गया
और इस एक्ट के अंदर सेक्शन सी को अमेंड करके वुमेन को इक्वल राइट दिया गया एज पर द मेल्स, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर वुमेन का भी उतना ही हक होगा जितना एक सन का होता है, एंड दे हैव द इक्वल responsibility of liabilities also. Now in application of this law, there were two types of questions or confusions were created. पहली confusion ये थी कि क्या ये law retrospectively consider किया जाएगा, और यानी ये 2005 में ये एक्ट अमेंड हुई थी, क्या इससे पहले के जो केसेस हैं वो इसके अंदर एक्ट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे. दूसरा क्वेश्चन ये था कि इफ़ द राइट ऑफ वुमेन डिपेंडिंग ऑन द लिविंग स्टेटस ऑफ देयर फादर, कि अगर फादर 2005 से पहले एक्सपायर हो जाते हैं, क्या वुमेन के पास वो राइट रहेगा या नहीं रहेगा. तो दिस टू सॉल्व दीज क्वेश्चन और टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं वो भी कंफ्यूजिंग रही है. जिससे प्रकाश वर्सेस फूलवती केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग कोपेंसर्स एज ऑन सितंबर 9, 2005 विल हैव दिस राइट. और उसके बाद जस्टिस ए के सिकरी ने इन 2018 में ये कहा था कि द शेयर ऑफ फादर हु डाइड इन 2001 will also pass to his daughters as co-pensioners during the partition of the property as per 2005 law. उसके बाद जस्टिस आर के अग्रवाल इन अप्रैल 2020 दिस ईयर उन्होंने फिर से 2015 वाली पोजीशन को रिट्रीट किया था. तो जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रही थी पहले, पर जो प्रेजेंट केस है इस प्रेजेंट केस में ये चीज़ें एड्रेस की गई हैं. दिस वाज अ 3 जज बेंच केस, और इस केस का जो वर्डिक्ट था उसने 2015 और अप्रैल 2018 की जो वर्डिक्ट्स हैं उनको क्वैश कर दिया, उनको ओवर रूल कर दिया है. एंड इट हैज़ सेड दैट जो डॉटर के लॉज हैं वो जो डॉटर के राइट्स हैं वो रहेंगे इंटैक्ट इवन इफ फादर हैज़ डाइड बिफोर 2005. सो इट हैज़ एक्चुअली सेटल्ड ऑल द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट. नाउ अगर हम गवर्नमेंट का स्टैंड देखें तो उन्होंने ये कहा है कि मित्राक्षा कोरपेंसी लॉ नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर but was oppressive and negated the fundamental rights of equality guaranteed by the constitution. Yani government has said that in the favor of women only, they have said that they should be provided equal rights. So Solicitor General of India has argued in favor for an expansive reading of the law to allow equal rights for the women. So this was the stand of government. So let us move to next topic, that is clause 6 of the Assam Accord. In February 2020, a committee appointed under retired High Court Judge Bilab Kumar Sarna has submitted its recommendation for the implementation of Clause 6 of the Assam Accord. अब ये Clause 6 है क्या? Clause 6 states constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, linguistic and social identities and heritage of the Assamese people. यानी आसामी पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए एट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, एट द लेजिस्लेटिव लेवल, एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्लॉज 6 वैसे सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर सकता है. यानी जैसे स्पेशल काइंड ऑफ रिजर्वेशन अगर देना हो जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह की बात अगर करनी हो तो क्लॉज 6 के अंदर क्लॉज 6 उन सब चीज़ों के लिए प्रोवाइड करेगा. सेकेंडली, क्लॉज 6 की ज़रूरत क्यों थी? क्लॉज 6 की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने जो सिटीजनशिप के लिए कट ऑफ डेट रखी है वो रखी है मार्च 24, 1971. यानी इससे पहले जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं उन सबको सिमिलर राइट्स मिलेंगे जैसे इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, और इसके बाद जो आए हैं उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे. पर इन काफ़ी सारे लोग 1971 से पहले इंडिया में आ चुके थे, तो इससे जो इंडिजिनस पीपल हैं असम के, उनके कल्चर और उनके सोशल पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर एक तरह से खतरा रहता है या उनके राइट्स अंडरमाइन होते हैं. टू प्रिजर्व देम, टू सेफगार्ड देम, क्लॉज 6 वाज इंसर्टेड इन द असम अकॉर्ड. अब इसके ऊपर हुआ क्या है? जब से ये असम अकॉर्ड आया है वेरियस कमेटीज़ तो बनाई गई हैं, पर कमेटीज़ ने कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं दी है, या जो रिकमेंडेशंस थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया. पर CAA आने के बाद, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद देयर वाज एप्रीहेंशंस इन द माइंड ऑफ असामीज़ पीपल, और काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट CAA.
तो उनको पैसिफाई करने के लिए क्लॉज 6 के ऊपर एक कमेटी बनाई गई ताकि उसको रिकमेंड किया जा सके अंडर द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मिस्टर बिप्लब कुमार सरना। तो उस कमेटी ने अपनी अभी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो लेट अस सी व्हाट दिस कमेटी हैज़ सेड। और जो इम्पोर्टेंट फीचर रहा है इस कमेटी की रिकमेंडेशंस का वो रहा है इट हैज़ डिफाइंड द who would be the Assamese people, or it has given the definition for the Assami people. So let us go through the recommendations. क्या रिकमेंडेशन इसने कमेटी ने दिए हैं। पहले रिकमेंडेशन तो हो गई who would be the Assamese people and for the purpose of clause 6. So it says that all the Indians who are part of Assami community residing in the territory of Assam before January 1, 1951 उनको असामी माना जाएगा। देन एनी इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम जो इस डेट से पहले रह रही थी, तो सबसे पहले तो होगा जो असामी पीपल रह रहे हैं उनको असामीज़ माना जाएगा। देन कोई ट्राइबल कम्युनिटी अगर इस एरिया में रह रही है बिफोर जनवरी 1, 1951 उनको भी माना जाएगा। देन एनी अदर इंडिजिनस कम्युनिटी जो इस डेट से पहले असम के अंदर है उसको भी असामीज़ में कंसिडर किया जाएगा। या एनी अदर इंडियन सिटीज़न जो असम में सेटल्ड है बिफोर जनवरी 1, 1951 उसको भी असामी पीपल में माना जाएगा। प्लस इन लोगों के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं इनके, उनको भी असामी पीपल में कंसिडर किया जाएगा अंडर इट्स डेफिनेशन। नाउ सेकंड थिंग यह आती है कि क्यों 1951 ही डेट क्यों रखी गई, वाई नॉट 1971। तो जो during Assam agitation, the demand was for the detection deportation of immigrants who have legally entered in Assam after 1951। तो ये जो उनके प्रोटेस्ट जो हुए थे उन प्रोटेस्ट में डिमांड थी कि 1951 के बाद से जो भी इलीगली असम के अंदर लोग आए हैं, माइग्रेंट्स जो आए हैं, उनको बाहर किया जाए। सेकेंडली जो अपडेशन हुई है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की, वो भी 1951 के हिसाब से ही अपडेट किया गया है। थर्डली जो इमिग्रेंट्स 1951 से 1971 के बीच में आए हैं वो सीरियसली अंडरमाइन करते हैं राइट्स ऑफ द असामीज़, ओरिजिनल असामी सिटीजन्स। तो इसीलिए 1951 को कट ऑफ डेट इस कमेटी ने रिकमेंड किया है। अब अदर रिकमेंडेशंस क्या क्या इस कमेटी ने दिए हैं। अदर रिकमेंडेशंस में आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट लगभग 80 से 100% सीट जो होंगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जैसे पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री सीट्स हो गई असम के, जो असेंबली सीट्स हो गई असम के अंदर, या लोकल बॉडी की जो सीट्स हो गई, वो असामी पीपल के लिए ही रिजर्व रहेंगी। सेकेंडली इट सेज दैट 80 to 100% ऑफ द ग्रुप सी एंड ग्रुप टी पोस्ट इन असम इन सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs, प्राइवेट सेक्टर जो असम के अंदर आते हैं, वो असामी पीपल के लिए रहेंगे। थर्डली जो असम गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसके भी लगभग 80 to 100% जो जॉब्स होंगी वो असामीज़ के लिए ही रिजर्व रहेंगी। सो ऐसी चीज़ों के बारे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है जॉब्स के अंदर। अलॉन्ग विद इट द कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट 70% ऑफ द प्राइवेट जॉब्स इन असम विल ऑल्सो बी फॉर द असामीज़ पीपल। अब उसके बाद बात आती है लैंड राइट्स की। तो ये ये रिकमेंड करता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं बाहर के किसी भी इंसान को या बाहर के किसी भी सिटीज़न को आसाम में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ आसामीज़ पीपल के बीच में ही होना चाहिए। एंड रिगार्डिंग लैंग्वेज इट सेज दैट जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी आसाम की, इट शुड बी आसामी ओनली। प्लस जो लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है जैसे बराक वैली के अंदर या हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनको भी अलाउ किया जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंडली अगर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें असामी लैंग्वेज प्लस ये जो अदर लैंग्वेजेस हैं इनको मैंडेटरी रखा जाएगा। और तीसरा इसने बोला है टू सेटअप अकेडमीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ द इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बोडो, मिशिंग, करबी, दाइमसा, कोच, रंगभोशी, देन रब्बा, द्योरी, तीवा, ताई एंड अदर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। यानी जितनी भी अदर इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। वी होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
To get more updates and to get more such videos, please stay tuned to our channel on Telegram as well as on YouTube. Thank you very much and have a nice day.